आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है ज्ञान बाई चंदन शर्मा। तो आज से मैं इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आरआरबी द्वारा अभी हाल फिलहाल में जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के जो भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं 15-15 क्वेश्चन करके पर डे आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पे, जिसके थ्रू जितने भी पेपर हुए हैं लगभग सारे पेपर को मैं कवर कर दूं। इस सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आरआरबी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, जिससे आपको ये बोरिंग भी नहीं लगेगा, और बहुत कम समय में अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो शायद ही आपको आरआरबी के किसी भी एग्जाम में दिक्कत हो। आप ये महसूस करेंगे अगर आप रेगुलर इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखूं और अगर ऑप्शन पे अगर ध्यानपूर्वक देखूं तो ऑप्शन में कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है। इसका मतलब दशमलव से कोई इसका मतलब नहीं है जो भी आंसर आ रहा है। और मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि इसमें जो दशमलव एक स्थान पे है और ऊपर जो दशमलव एक स्थान पे, यहाँ पे भी दशमलव ऊपर नीचे एक स्थान पे, इसका मतलब दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 3 से कट करूंगा तो ये 4 बार चला जाएगा, और 6 से कट करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये भी 4 बार चला जाएगा। तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की धारा के अनुदिश यानी कि डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो दूरी आपकी दे दिया है 60 किलोमीटर। अब जब धारा की दिशा में चलेगा तो यहाँ पे जो शांत जल में नाव की चाल है और ये जो धारा की चाल है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 12 में 3 जोड़ूंगा तो 15 क्या हो जाएगी, इसकी नेट स्पीड हो जाएगी। तो 15 से 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 4 घंटे का समय लगेगा, और 4 घंटे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के जो वेतन का अनुपात है वो 4:5 है। यदि ए के वेतन में 20% की वृद्धि की जाए और बी के वेतन में 10% की कमी की जाए तो उसके वेतन का नया अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पे अनुपात की बात किया है ना, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ए का वेतन है वो कितना है, 4 है, और बी का वेतन कितना है, 5 है। अनुपात निकालना है तो अनुपात में लिख देता हूँ। ए के वेतन में 20% की वृद्धि और ये 20% की वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 120/100 हो जाएगा। या तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता था, पर मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ। और 10% की कमी का मतलब कितना हो जाएगा, तो 90/100 हो जाएगा। अब चूंकि अनुपात निकालना है तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट करूँगा तो ये 3 बार, ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। अब ये किसी से सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 4 में 4 का गुणा करूंगा तो 16 हो जाएगा, 5 में 3 का गुणा करूंगा तो 15 हो जाएगा। तो यही नया अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक ए और बी के उन क्रमित युग्मों की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि ए और बी का जो महत्तम समापवर्त है वो 28 है, तथा ए प्लस बी इसकी वैल्यू क्या दिया है, तो 868 दिया है। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि मान लेता हूँ कि पहली वाली वैल्यू क्या है, तो जो भी एचसीएफ है उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि पहली वाली वैल्यू मान लीजिए 28x है, चूंकि एचसीएफ 28 है, और दूसरी वाली वैल्यू क्या है, तो 28y है। जहाँ पे x और y क्या है, तो दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में एक के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे इनका योग मैं निकाल देता हूँ, तो दोनों में 28 कॉमन है, तो 28 कॉमन ले लूंगा, तो x प्लस वाई इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 868 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर x प्लस वाई इसकी वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 868 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 28 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो देखिए 7 से कट करूँगा तो 4 बार चला जाएगा, इसको 7 से कट करूँगा तो 1 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 2 28, 4 बार चला जाएगा। फिर 4 से कट कर लेता हूँ तो ये आपका 31 बार चला जाएगा। यानी कि यहाँ से x प्लस वाई इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 31 निकल के आ गई। यानी कि x और y की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है जिनका सम करने पे क्या हो, 31 हो, और x और y दोनों को प्राइम नंबर हो। तो आप देखेंगे कि अगर पहला 1 मैं मानता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। दूसरा अगर मैं 2 मानता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 29 हो जाएगी। तो ऐसे करके मैं देख रहा हूँ कि कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे,
तो इससे एक कम यानी कि 30 ऐसे पॉसिबल पेयर बनेंगे और 30 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। अब मैं देखिए डायरेक्ट 30 कैसे बोल दिया हूँ कि देखिए जब भी आपको एक्स और वाई का एचसीएफ निकालना होता है, कि चूंकि मुझे मालूम है कि इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अगर एक्स और वाई का एचसीएफ निकालना होता है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और इस कंडीशन में जो भी एचसीएफ आएगा वो एक्स और वाई के एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए आपको 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है, तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप साफ साफ दिख रहे हैं कि 2 होगा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता था कि 4 कॉमा 6 में 4 जोड़ देता है, यानी कि 6 प्लस 4 यानी एक्स प्लस वाई कर देता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 4 कॉमा 10 हो जाएगा। और इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 2 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ कि x कॉमा वाई इसका एचसीएफ अगर 1 है, तो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ x कॉमा एक्स प्लस वाई, इसका एचसीएफ जो भी होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो x की जो भी वैल्यू हो जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, तो 31 है। और आपको पता होना चाहिए कि 31 क्या है, तो आपका प्राइम नंबर है, इसका मतलब x की जो भी वैल्यू होगी सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो 1 से 30 तक लेकर 31 की सारी वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब इस तरह के कितने आपके युग्म बनेंगे, तो 30 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 100% अधिक अंकित करता है। कह रहा है कि 2% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसके द्वारा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की जानी चाहिए। तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला यूज करते हैं आप उससे भी कर सकते हैं। तो जो भी लाभ या हानि होता है उसको बराबर के इधर लिखते हैं। तो चूंकि 2% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, 100% अधिक मूल्य अंकित किया है, मान लेता हूँ x% की छूट दे रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 100 इंटू एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 98 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो ये माइनस के 2x के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं कट करता हूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 49 दुना के 98 हो जाएगा। यानी x जो होगा वो कितने परसेंट की छूट देगा, तो 49% की छूट देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्क में एक ध्वज स्तंभ है। ध्वज स्तंभ से 30 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि ध्वज स्तंभ के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है। तो ध्वज स्तंभ की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी आपको बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मान लीजिए ध्वज स्तंभ आपका खड़ा है और इससे 30 मीटर की दूरी पर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये व्यक्ति का जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का है, तो ये है आपका 30 अंश का है। आपसे पूछ कर रहा है तो ये वाली वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो इसको मैं h मान लेता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपका लंब और आधार की बात करें तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो टेन थीटा यूज करते हैं। टेन 30 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है 1/3 होता है। तो देखिए कर्णी में 3 का मान अगर 30 है तो 1 का मान निकालना है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 30/3 हो जाएगा। इसको अगर परिमेयीकरण कर देते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 30/3 हो जाएगा और नीचे आपका 3 हो जाएगा। 3 से कट करूंगा तो ये 10 बार जाएगा, यानी कि 10/3। यही इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित बंटन का जो माध्य है 50 है, तो 7x प्लस 6y का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने एक कराया था और मैंने बोला भी था कि आपको इस तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जब मैथ्स भाई चंदन शर्मा पे मैं पढ़ा रहा था तो बताया था। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक से बता देता हूँ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और इसका आपका बंटन माध्य निकालना हो, तो सबसे पहले ये जो इंटरवल दिया है इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी लोअर और अपर लिमिट है इनको जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 0 में 20 जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसके मिड वाली वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये 90 हो जाएगा। अब इसकी बारंबारता में लिख लेता हूँ। तो इसकी 6 है, इसकी 19 है, इसकी x है, इसकी 5 है और इसकी y है। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने तरफ से मीन एज्यूम कर लेंगे। तो मैं मान ले रहा हूँ कि मीन जो एज्यूम मैं कर रहा हूँ, तो ये जो बीचों बीच वाली जो वैल्यू होती है इसी को मैं मीन एज्यूम कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि 50 जो है यही इसका क्या है, मीन है। तो इसे 10 में से 50 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 40 हो जाएगा। 30 घटाऊंगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 70 में से 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। अब ये जो आया है अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 240 का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 19 दुना का 38 यानी कि माइनस का 380 हो जाएगा। और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा क्योंकि x में 0 गुणा करेंगे तो 0। 20 में 5 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। और y में 40 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 40y हो जाएगा। इन सब को जोड़ लेता हूँ मैं।
देखिए 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 140 हो जाएगा और माइनस का 380 पहले से है, जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 3 1 4 और एक कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, तो 520 हो जाएगा। अब मीन के लिए फार्मूला क्या होता है, तो मीन आपको क्वेश्चन में दिया कि 50 है, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जो एज्यूम मीन हमने माना है यानी कि ए प्लस कितना हो जाएगा, तो समेसन एफ एक्स और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो समेसन एफ हो जाएगा। बस इसी फार्मूले पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो ए को हमने 50 माना है, प्लस समेसन एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो माइनस का 520 ये और ये 40y, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40y और माइनस 520 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई समेसन एफ एक्स, इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 59 दिया है, तो 59 में यहाँ से लिख लूँगा। देखिए 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 40y इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 520 के बराबर हो जाएगी। तो देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करूँगा तो 4 में 4 4 3 12, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, तो 13 निकल के आ गई। और जैसे ही y की वैल्यू निकल के आपकी आ गई, इन सब का अगर मैं सम जोड़ता हूँ तो किसके बराबर होता है, तो 59 के, तो जोड़ लेता हूँ तो 19 और 6 25 और 5 30 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या रख दूंगा, 13 रख दूंगा, तो 40 और 3 43 हो जाएगा। 59 में से 43 अगर मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 6 और 1 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 16 निकल के आ गई, y की वैल्यू 13, जो आपसे पूछ रहा है इसमें रख दीजिए। तो 16 में अगर 7 का गुणा करूंगा तो 16 7 112 हो जाएगा, और 13 6 के 78 हो जाएगा, 112 में 78 जोड़ूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 2 10 को 0 हो जाएगा, 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा, 190 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हो। तो एकदम मैंने इसको बेसिक्स आपको बता दिया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आरआरबी बहुत पूछ रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रीय समलग्न PQRS में PSQR के समांतर है। तो मैं बना देता हूँ कि मान लेता हूँ कि ये आपका क्या है, तो कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो PQR और S हो गया, तो जिसमें PS जो है ये जो है वो इसके क्या है, समांतर है। कोण P इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 85 अंश दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो एक तरफ के जो बने कोण होते हैं इनका योगफल किसके बराबर होता है, तो 180 अंश के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे ये समांतर रेखा हो गई और इसको ये तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो अगर ये 85 है तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 95 अंश का हो जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के जो कोण होते हैं इनका योगफल 180 अंश के बराबर हो जाता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और अगर ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। आपसे पूछ कह रहा है कि अन्य तीन कोणों का माप आपसे पूछ रहा है, तो Q का मान कितना हो जाएगा, 95। 95 आपका इसमें है, इसमें तो 85 दोनों में है तो ये दोनों नहीं होंगे। R का मान भी 95 हो जाएगा, यहाँ तो 85 है तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में कोण A और B के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। कोण AOB अगर इसका मान 41 अंश के बराबर है तो कोण C प्लस कोण D इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो सिंपल सा इसी का दोगुना आपका आंसर हो जाएगा। तो 41 का दोगुना करेंगे तो 82 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आया कैसे, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई चतुर्भुज है, ठीक है, तो नामकरण कर देता हूँ, ये ABC और ये D है। कोण A और कोण B का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब ये दोनों कोण बराबर आपके होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ से कोण B का समद्विभाजक मान लीजिए इस पे मिलते हैं, ये आपका O है। इसी कोण की माप आपको दिया है 41 अंश, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण C यानी इस कोण और इस कोण का माप आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान कितना होता है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 360 अंश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जोड़ता हूँ तो ये वाला जो कोण कितना हो जाएगा, तो B का आधा हो जाएगा यानी कि B/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो A/2 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ता हूँ तो कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कितना हो जाएगा 41, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 41 जब उधर जाएगा तो घट जाएगा 180 में से, तो घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा 3 यानी कि 139 हो जाएगा। अब यहाँ से कोण A प्लस कोण B अगर इसका माप निकालूं तो 139 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो दोगुना करूंगा तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, 3 दूना के 26 और 1 27 यानी कि 278 क्या हो जाएगा, तो कोण A प्लस कोण B का मान हो जाएगा। आपसे कोण C प्लस कोण D का मान पूछ रहा है, तो 360
इसमें से मैं क्या करूँगा, तो सिंपल सा 278 में माइनस कर दूंगा, तो घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 82। इस तरीके से भी आपका आंसर आ रहा है और 82 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो डायरेक्ट होता क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, अगर इसके कोण समद्विभाजक अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर जो भी दिया है, तो अगर इसका और इसका योगफल आपसे पूछे तो इसी का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन बोला उस तरीके से मैं लिख देता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलके 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी ये दोनों मिलके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ 48 दिनों में। यहाँ से अगर इन दोनों का एलसीएम निकाल दूंगा तो 16 × 48 हो जाएगा, 16 × 9 चौको 36, यानी कि 16 × 9 क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। 36 से भाग करूंगा तो ये 4 बार जाएगा, 48 से भाग करूंगा तो 3 बार, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इसकी इफिशियंसी क्या निकल के आ गई, 4, और बी प्लस सी इसकी इफिशियंसी क्या निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई। ठीक, तो 4 में से 3 अगर घटा दूंगा तो यहाँ से ए की इफिशियंसी क्या निकल के आ जाएगी, तो 1 निकल के आ जाएगी। और जैसे ही ए की इफिशियंसी 1 निकल के आ गई, कह रहा है कि बी की जो दक्षता है वो ए से 75% अधिक है। तो ए से 75% अधिक है, यानी कि 1 से 75% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, तो 175/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 25 × 175, 25 चौको 100, यानी कि बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो 7/4 हो जाएगी। अब कह रहा है कि ए, बी और सी मिलकर 15 दिनों तक कार्य करते हैं। तो ए, बी, सी इन तीनों की एक साथ एफिशिएंसी 4 है, 15 दिन तक काम करेंगे तो 15 × 4 यानी कि कितना कार्य कर लेंगे, तो 60 यूनिट कार्य कर लेंगे। टोटल कार्य आपका कितना है, तो 16 × 9 144 टोटल कार्य है। 60 कार्य इन्होंने कर दिया तो बचा कार्य कितना होगा, तो 84 कार्य बचा होगा। अब इस कार्य को कराना किससे है, तो शेष कार्य को अगर बी अकेले करता है तो कितने दिनों में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 7/4 निकल के आ गई। 84 कार्य को 7/4 एफिशिएंसी से करना है तो 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 7 से कट करूंगा तो 7 × 7, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 12 में 4 का गुणा करूंगा तो 48 दिन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 64 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सिंपल सा आपको करना क्या है कि 1 + 64 इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो 1 में 64 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 65/2 हो जाएगा। अब भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 32 गुना के 64 होता है, यानी कि 32.5 क्या हो जाएगा, तो 1 से 64 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके 64 तक का आपकी प्राकृतिक संख्या दी है। तो जब भी आंकड़े ऐसे दिए हों जिनके बीच में जो गैप है वो समान है, तो आप सिंपल सा पहले वाले आंकड़े को और लास्ट वाले आंकड़े इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तभी भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आपको इन सभी को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे औसत का फार्मूला होता है कि इन सभी पदों को जोड़ के पदों की संख्या से भाग करें। अगर इस तरीके से करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, पर ये ट्रिक होती है कि अगर सभी के बीच में जो आंकड़े दिए गए हैं इनके बीच में अगर गैप समान है तो पहले और अंतिम आंकड़े को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो आपका औसत निकल के आ जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल के दौरान 35% जो माल है उसको 22% के लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल का 40% जो माल है उसको 37% के लाभ पे बेचा जाता है। उसके बाद से शेष माल को 38% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र जो लाभ है वो x% का है तो x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले 35% की फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल देता हूँ। तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 35/100 इसको लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई करूँगा तो 5 × 7 = 35 हो जाएगी और 5 दूना के 10 यानी कि 7/20 हो जाएगा। और 40% के फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 4/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो सिंपल सा 20 और 5 का गुणा करके मान लीजिए यही क्या है, तो स्टार्टिंग में माल है। यानी कि मैं मान लेता हूँ कि 100 जो है वही स्टार्टिंग में माल है। तो इसका 35%, तो इसका 35% कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। इसको 22% के लाभ पे बेचता है तो प्लस का क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि शेष माल, तो 35 अगर बेच दिया तो बचा कितना होगा, तो 65 बचा होगा। शेष माल का 40%, तो 40% मतलब कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। भाग करूंगा तो 13 × 5 = 65 यानी कि 13 दूना के 26 जो माल है इसको 37% के लाभ पे बेचता है तो प्लस का 37 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि उसके बाद जो शेष माल बचा है तो अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं, तो देखिए 35 और 26 जोड़ूंगा तो 6 × 5 = 11 को 1 हो जाएगा, 3 × 2 = 5 और 1 6 यानी कि 61 हो गया है। यानी कि बचा कितना हो जाएगा, तो 39 बचा होगा। तो 39 को 38% की हानि पे बेचता है तो माइनस का 38 हो जाएगा।
अब आपसे पूछ रहा है कि समग्र लाभ या हानि, तो बस इसमें वेटेज एवरेज का फार्मूला लगा दीजिए। तो इसमें करना क्या होता है कि इसका इसमें गुणा करना होता है, और गुणा करने के बाद से जो भी आपका योगफल आएगा उसको ये जो टोटल जो वैल्यू है जो कि 100 के बराबर है, इससे जब हम भाग देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा कर लेता हूँ मैं, तो देखिए 35 दूना के 70 हो जाएगा, और 35 दूना के 70 और 7 कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिएगा, तो 26 में 37 का गुणा अगर हम करेंगे तो ये होता है 962 होता है, तो मैं लिख देता हूँ 962 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा, तो 39 में 38 का गुणा करूँगा तो 1482 हो जाएगा। ठीक है, इन सब को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 250 हो जाएगा, और नीचे आपका 100 है। भाग करूंगा तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 में 10 से भाग करूंगा तो 2.5% प्लस में आ रहा है, यानी कि समग्र जो लाभ हो जाएगा वो 2.5% का हो जाएगा, और यही एक्स की वैल्यू हो जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण आपको ये जो दिया गया है इसका अगर मूल उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ मूल क्या है ये आपको बताना है। तो सिंपल सा आप इसका क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो देखिए अगर इसका मैं गुणनखंड निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 21 को मैं लिख सकता हूँ -11 और -10 लिख सकता हूँ। द्विघात समीकरण को कैसे ओनली सॉल्व करना होता है इसकी ट्रिक मैंने बताई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैथ्स बाय चंदन शर्मा पे जाके आप द्विघात समीकरण सर्च कर लीजिए, उसमें आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जितने भी टाइप हो सकते हैं, उन सभी को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बराबर को उधर लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पहला 11 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 11 हो जाएगा माइनस का, और प्लस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 आना चाहिए। बराबर को उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का 11 हो जाएगा। दोनों में आप कॉमन क्या दिख रहा है, तो 11 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, कॉमन रूट हो जाएगा। और कॉमन रूट 11 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करेगा कि यदि x + y + z अगर इसकी वैल्यू 10 है, x² + y² + z² इसकी वैल्यू अगर 38 है, 5xyz इसकी वैल्यू अगर 150 है, और xy + yz + zx इसकी वैल्यू अगर 31 है, तो आपसे इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा भी होगा, मैं लिख देता हूँ कि x³ + y³ + z³ माइनस का होता है 3xyz, इसकी वैल्यू बराबर किसके होती है, तो इसकी वैल्यू बराबर होती है x + y + z होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है x² + y² + z² माइनस का कितना होता है, तो xy - yz, और माइनस कितना होता है, तो zx होता है। बस इसी फार्मूले पर रख दूंगा मैं, तो यहाँ से xyz इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 5 × 15 यानी कि 30 निकल के आ जाएगी। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो ये जब उधर जाएगा बराबर के तो प्लस हो जाएगा। x + y + z इसकी वैल्यू 10 दिया है, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 38 दिया है, और माइनस का कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा, तो 3xyz अगर करेंगे तो 3 × 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x³ + y³ और +z³ इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, तो इसकी वैल्यू निकल के ये आ गई। इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए अगर इसमें से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 7, 10 में 7 का गुणा करूँगा तो 70, और प्लस 30 × 90, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। आपसे 2 × इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों तरफ मैं 2 का गुणा कर लूँगा, तो 2 का गुणा करूँगा तो 160 × 2 हो जाएगा, यानी कि 16 दूना के 32, यानी कि 320 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 2 वस्तुएं x और y प्रत्येक को 1000 में खरीदता है। तो मैं लिख देता हूँ, ये मान लीजिए x है और ये y है, 1000 रुपये में मान लीजिए दोनों को खरीदता है। आगे कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का जो अंकित मूल्य वो समान है। तो मैं मान लेता हूँ कि कुछ ये अंकित मूल्य यहाँ पे दोनों का क्या करता है, ये अंकित करता है। ठीक है, कह रहा है कि वस्तु x को 15% और 30% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो क्या देता है, तो 15% की और 30% की 2 क्रमिक छूट देता है, और मान लीजिए कुछ रुपये में इसको बेचता होगा, जिससे इसको लाभ कितना प्राप्त होता है, तो 337 का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि 1000 में 337 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 1337 रुपये में इसको बेचा होगा। कह रहा कि यदि वस्तु y को 49% की अगर एकल छूट पर बेचता है तो y का लाभ प्रतिशत कितना होगा।
तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, इसको निकाल देता हूँ मैं। तो अगर यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू x निकालनी है तो इसी का 15% और 30% का डिस्काउंट देने के बाद से 1337 में बेच रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगी, तो 1337, इसका 15% डिस्काउंट देने का मतलब कितना हो जाएगा, तो 100/85 हो जाएगा। और 30% डिस्काउंट देने का मतलब कितना आ जाएगा, तो 100/70 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। इसी पे छूट कितना देना है, तो 49% की छूट देना है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस अगर मैं इसका निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 1337, यहाँ पे ये 1337 है, इंटू कितना हो जाएगा, 100/85 हो जाएगा, इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 10/7 लिख सकता हूँ। और 49% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 51 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 7×3 = 51 हो जाएगा, 17×5 = 85 हो जाएगा, 5 से कट करूँगा तो 5×2 = 10 हो जाएगा, 7 से कट कर लूँगा तो 7×7 = 6, 63 आपका हो जाएगा, 7×9 = 63 और 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इसका सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ जाएगा, तो 191 × 6 हो जाएगा, 3×2 = 6 यहाँ से हो जाएगा, गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 6, 9 × 6 = 54 को 4 हो जाएगा, 6×6 और 5 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, यानी कि 1146 ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इसका 1000 है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो इसको 100 कर देता हूँ, तो यहाँ से एक जीरो हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव हो जाएगा। तो 100 का चीज़ 114.6 में बेच रहा है, तो कितने % का लाभ होगा, तो 14.6% का लाभ होगा। और यही ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी के लिए ये जो सीरीज़ थी, जिसमें जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे जो आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उनको मैं 15-15 क्वेश्चन की वीडियो करके सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो उसी श्रृंखला में ये वीडियो नंबर 1 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आसपास सफाई रखें और अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। मिलते हैं आपसे अगले सेट में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।